नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मध्य प्रदेश की पल पल बदल रही सियासत में पिछले 2 घंटे के 2 बड़े राजनीतिक घटनाक्रम सबसे पहले आपको बताते हैं। एक तो कमलनाथ सरकार को अल्पमत में बता रही बीजेपी ने आखिरकार राजभवन पहुंचकर राज्यपाल लालजी टंडन के सामने फ्लोर टेस्ट कराने की मांग रख दी। उसके तुरंत बाद स्पीकर ने उन 6 विधायकों का जिनके इस्तीफे आए थे और जिन्हें कहा गया था कि वो आके मिलें और व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर बताएं कि वो क्या वाकई इस्तीफा दे रहे हैं, उनको कदाचरण का दोषी मानते हुए उनको बर्खास्त कर दिया। अब निगाहें इस पर है कि राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा के बाद इस पर क्या फैसला लेते हैं। उधर 16 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर कांग्रेस ने अपने विधायकों को व्हिप जारी कर दी। व्हिप का उल्लंघन करने वाले विधायकों पर कार्रवाई होगी। अब बड़ा सवाल यह है कि जिन विधायकों के मद्देनजर यह व्हिप जारी किया गया है उन विधायकों तक यह व्हिप कैसे पहुंचेगा। अब इस मामले में पूरी तरह गेंद राज्यपाल और स्पीकर के पाले में है। अब से कुछ देर पहले न्यूज 18 पर विधानसभा अध्यक्ष ने सिंधिया समर्थक 22 विधायकों में से 6 विधायकों को के आचरण को अयोग्य माना, जो मैंने पहले आपको अब बताया, और उनका इस्तीफा जो है वो 10 मार्च से मान्य किया, अभी तत्काल से नहीं। तो परंपरा ये कहती है कि फ्लोर टेस्ट की मांग के बाद राज्यपाल स्पीकर से कहेंगे कि इस दिन फ्लोर टेस्ट करा लिया जाए, लेकिन कर्नाटक से पेश हुई नजीर ये कहती है कि स्पीकर राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के कथन को खारिज भी कर सकते हैं, और किया भी है उन्होंने। तो क्या अगले 48 घंटे एमपी की राजनीति का नया पन्ना लिखकर जाएंगे? क्या अब यह पॉलिटिकल ड्रामा क्लाइमैक्स पर पहुंच गया है? क्या होगा? कल कैबिनेट भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ, क्या उस पर तय करेंगे? बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि बीजेपी यह भी कहती है कि कैबिनेट तो दरअसल वजूद में है ही नहीं। तो बहुतरे सवाल हैं जिनके जवाब तो देने होंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। तो क्या मध्य प्रदेश में सत्ता के लिए मचा संघर्ष अब मुकाम पर आता दिखाई दे रहा है? अब तक सिर्फ कमलनाथ सरकार के अल्पमत में आ जाने के बयान देती रही बीजेपी ने आज राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात कर सदन में फ्लोर टेस्ट कराने की मांग रख दी है। संवैधानिक तरीके से सर्वोच्च संस्थान के सामने बीजेपी की मांग, जिसे इस मामले में अंतिम निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। इसे बीजेपी का आत्मविश्वास समझने से पहले ये मानिए कि अब ये राजनीतिक लड़ाई किसी नतीजे पर पहुंचने के करीब है। नैतिकता का एक तकाजा है कि पहले फ्लोर टेस्ट हो, ये साबित हो कि विधायक किसके साथ, बहुमत किसके साथ में है। इसी के बाद उनका कुछ अभिभाषण या फिर बजट जो कुछ भी है और बाकी की सदन की कार्रवाई वही विधि मान्य होगी, अन्यथा सारी कार्रवाइयां जो है वो विधि मान्य नहीं होंगी। लेकिन सरकार इस कोशिश में थी कि बजट सत्र के साथ फ्लोर टेस्ट के संकट को फिलहाल टाला जाए, वक्त लिया जाए। इसी वजह से सरकार कोरोना वायरस के सहारे बजट सत्र को स्थगित करने का विचार भी कर रही थी, लेकिन ये भी मुमकिन होता दिखाई नहीं दे रहा। इस सत्र में भी बजट सत्र है, ज्यादा से ज्यादा लोग उपस्थित रहें, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें। जैसे पिछले 4 सत्रों में कांग्रेस पार्टी के हमारे माननीय सदस्यों ने करके भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब किया है। सवाल ये भी कि क्या 22 विधायकों के बगैर फ्लोर टेस्ट हो पाएगा? कर्नाटक के मामले में 16 विधायकों की गैर मौजूदगी में भी फ्लोर टेस्ट हुआ है, यानी इतना तो साफ है कि इन विधायकों की गैर मौजूदगी फ्लोर टेस्ट को टालने का आधार नहीं बन पाएगी। अब गेंद स्पीकर और राज्यपाल के पाले में है। चाहे वो जो विधायक हैं वो भले ही उपस्थित हों या अनुपस्थित हों या उनकी सदस्यता रहे, क्या ऐसी स्थिति हो सकती है? मान्य परंपरा तो यही है कि महामहिम जब लिखते हैं तो मान्य की जाती है और उसके बाद फ्लोर टेस्ट होता है, वो रहें तो नहीं रहें तो। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सत्र ही बढ़ा दिया जाए कोरोना वायरस का जो असर है उसको देखते हुए। कोरोना वायरस नहीं है ये जो है ना, डरोना है, डर लग रहा है इनको। जब लोकसभा चल रही है, लोकसभा में उसका डर नहीं है, विधानसभा में डर कहां से घुसा है? तो क्या अगले 48 घंटे एमपी की राजनीति के इतिहास के सबसे बड़े पॉलिटिकल ड्रामा का क्लाइमैक्स लिख कर जाएंगे? सरकार बचेगी या जाएगी? इससे बड़ा सवाल ये है कि एमपी की राजनीति में निष्ठा, नैतिकता, ईमान बाकी रहेंगे क्या? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश।
तो एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले उसका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ है जेपी धनोपिया, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। धनोपिया जी का स्वागत। दूसरे मेहमान राजपाल सिसोदिया, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजपाल जी का स्वागत। तीसरे मेहमान डॉक्टर राकेश पाठक, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर पाठक का स्वागत। और जबलपुर से हमारे साथ हैं पंकज दुबे, ये वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। पंकज जी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं पंकज जी से ही, क्योंकि दर्शकों के भी दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि अब आगे होगा क्या। पंकज जी, मैं चाहता हूं कि आप एक बार न्यूज 18 के दर्शकों को इत्मीनान कराएं कि कितने रास्ते दोनों दलों के लिए अब बच जाते हैं, आगे होगा क्या। प्रवीण साहब नमस्कार। ऐसा है कि ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इसमें कुछ विशेषताएं हैं जो नॉर्मली नहीं होती हैं। पहली विशेषता तो यह है कि जो ऑपोजिशन ने क्लेम किया है कि रूलिंग पार्टी के पास में, सत्ता पक्ष के पास में पर्याप्त नंबर नहीं है और इसके कारण जो है फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। इसमें विचित्रता यह है कि नॉर्मली जो भी क्लेम करने जाता है वो अपने नंबर्स लेकर के जाता है और अपने नंबर्स को सामने रखते हुए कहता है कि हमारे पास में नंबर है और इसलिए सत्ता जो है वो अब अक्षम है सरकार के लिए और इसलिए फ्लोर टेस्ट किया जाए। ये नॉर्मल रूटीन कोर्स में होता है। परंतु अभी यहां विशेष परिस्थितियां ऐसी डेवलप हुई हैं कि जिन्होंने क्लेम किया है कि सरकार के पास में पर्याप्त संख्या नहीं है, वो इस बात को नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास संख्या है कि नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि आप प्रूव करिए कि आपके पास संख्या है कि नहीं। हम ये कहते हैं कि संख्या नहीं है। अब ऐसी स्थिति में जब महामहिम राज्यपाल के पास ये बात जाती है तो महामहिम राज्यपाल के पास में सिर्फ एक विषय रह जाता है कि उनको स्वयं को समाधान होना चाहिए। यदि उनके मन में ये समाधान है एप्लीकेशन में उनके कि हाँ सत्ता के पास में पर्याप्त संख्या नहीं है, तो वो फ्लोर टेस्ट के लिए निश्चित रूप से कह सकते हैं। लेकिन अब अगली विचित्रता देखिए कि यही बात कि कोई भी विधायक या विधायक दल स्पीकर साहब से कह सकते हैं कि साहब चलते सत्र में भी कह सकते हैं कि सत्ता के पास में पर्याप्त नंबर नहीं है, सरकार के पास में पर्याप्त नंबर नहीं है, आप इनका फ्लोर टेस्ट कराइए, हम लोग कॉन्फिडेंस लाते हैं। वैसी स्थिति भी नहीं है। तो ये एक ऐसा पेक्यूलियर सर्कमस्टेंस आया है जहां पर पूरी बात अभी की स्थिति में गवर्नर साहब के पास में है। अब गवर्नर उस पर निर्णय लेंगे अपने विवेक से और विवेक में उनको समाधान होना चाहिए कि सरकार के पास में पर्याप्त नंबर हैं कि नहीं है। यदि नहीं है तो निश्चित रूप से वो कह सकते हैं कि फ्लोर टेस्ट पहले कराइए और फ्लोर टेस्ट फिर ऐसी स्थिति में सरकार को कराना होगा। एक बात वकील साहब मैं आपसे और पूछूंगा, फिर अपने पॉलिटिकल मेहमानों का रुख करूंगा। कर्नाटक में जैसे हुआ कि गवर्नर साहब ने कहा कि फ्लोर टेस्ट कराइए, एक बार नहीं बल्कि 2 बार कहा, स्पीकर ने नहीं कराया। तो ये स्पीकर गवर्नर साहब के जो निर्देश हैं उसको मानने के लिए बाद इस मसले में आपको लगता होंगे कि नहीं, या कर्नाटक दोहराया जा सकता है? कर्नाटक के सर्कमस्टेंसेस यहां के सर्कमस्टेंसेस में इतना अंतर है कि यहां आज जब हाउस नहीं चल रहा है, अभी हाउस शुरू नहीं हुआ। देखिए दोनों बातें हैं। एक तो हाउस कब शुरू होता है, परसों से शुरू होता है, ये प्री डिक्लेयर्ड है। ऐसी स्थिति में स्पीकर ये हमेशा कह सकते हैं कि अब चूंकि हाउस चालू होना है, अगला वर्किंग डे जो है उसी दिन हाउस शुरू होना है, तो जो स्पीकर डिसाइड करेंगे वो सर्वमान्य होगा। परंतु एक दूसरा इसका टेक्निकल एस्पेक्ट ये है कि अभी तक हाउस शुरू नहीं हुआ है। जब एक बार हाउस शुरू हो जाता है तो स्पीकर जो है वो फाइनल अथॉरिटी हो जाते हैं, उसके बाद में उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन अभी की सूरत में गवर्नर के सामने यदि ये बात आई है और गवर्नर इस पर अपना निर्णय देना चाहते हैं तो गवर्नर जो कहेंगे वो मानना होगा। अच्छा, तो वो क्या वो स्पेशल सेशन के तौर पर समझा जाएगा कि विशेष सत्र आहूत करने के लिए गवर्नर ने कहा, या ये रूटीन के बजट सत्र में एकोमोडेट माना जाएगा? नहीं, गवर्नर यदि चाहेंगे तो ये कह सकते हैं कि देखिए अभिभाषण गवर्नर को देना है, वर्ष का पहला सत्र है, बजट सत्र है, और अभिभाषण जो होता है वो सरकार की पक्ष से होता है, सरकार की तरफ से गवर्नर देते हैं। अब यदि सरकार, प्रिज्यूम करिए कि सरकार अल्पमत में है, अल्पमत में है तो सरकार की ओर से वो नहीं कहलाएगा कि ये अभिभाषण गवर्नर का जो है वो दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में वो ये कह सकते हैं कि आप पहले फ्लोर टेस्ट करा लीजिए, सरकार स्पष्ट हो जाए, उसके बाद में अगला बजट सत्र बुलाइए। जी ठीक है।
बहुत महत्वपूर्ण बात पंकज दुबे साहब जो वरिष्ठ वकील हैं उन्होंने दी। हम यहां पॉलिटिकल मेहमानों का रुख करते हैं और शुरुआत कर लेते हैं राजपाल सिसोदिया साहब से। सिसोदिया साहब, वकील साहब भी कह रहे हैं कि आप ये तो पहुंच गए, मतलब वो कानूनी बात कर रहे हैं, कांग्रेस या भाजपा के नहीं है वो कह रहे हैं कि अमूमन ये होता है कि जो क्लेम करने जाता है राज्यपाल के पास वो ये कहता है कि सामने वाले के पास फिगर ये है, मेरे पास फिगर ये है। तो वो कह रहे हैं कि ये आपने विचित्र तरीके से क्लेम किया। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास 107 सदस्यों का जो है स्ट्रेंथ है, संख्या है। वहीं कांग्रेस की जो स्थिति है उसमें 22 लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, परंतु यहाँ जो स्पीकर साहब का निर्णय आज आया है उस निर्णय में से पिक एंड चूज वाला मामला है कि किनके लेना है किनके स्वीकार नहीं करना। तो उन्होंने उसमें से 6 ऐसे लोग उठाए कि जो किसी भी स्थिति में जो मंत्री थे उन मंत्रियों को पहले उन्होंने सदस्यता उनकी समाप्त करने का काम किया। अब जब 22 में से 6 लोगों की ही सदस्यता इस्तीफा लेने का काम अगर हुआ तो 10 तारीख में 22 लोगों का भी हो सकता था, परंतु ये जो पूरा संवैधानिक पद पर बैठकर किस प्रकार से सरकार को बचाने का प्रयास किया जा सकता है। कि इन 6 को कॉल किया, ये आए नहीं, तो इनका जो आचरण है वो कदाचरण की श्रेणी में आता है। निश्चित तौर पर ग्राउंड तो लेना ही पड़ता है, ग्राउंड लेते ही हैं, परंतु कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग कांग्रेस की इस प्रकार से है कि वो फ्लोर टेस्ट में भी कहीं ना कहीं जो है वो जो 19 लोग हैं जिनके इस्तीफे और 3 ऐसे करके 22 लोग, उसमें से 6 के बाद में जो 16 लोग बच रहे हैं उन 16 लोगों को उनकी स्ट्रेंथ में रहे अभी वो, और बहुमत में उस हिसाब से रहे। इस हिसाब से उन्होंने रोक के रखने का काम किया है, क्योंकि बहुमत अगर इन 6 लोगों के इस्तीफे की बात की स्थिति देखते हैं तो बहुमत 112 पे रहता है और आज भारतीय जनता पार्टी के पास जो संख्या वो 107 की है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं इस तरीके से उसको पूरा घुमाने का काम तो कर रहे हैं। सर ये बताइए दोनों लोग, फिर मैं चलूंगा इसके और सवाल लेके धनोपिया साहब पास। दोनों पॉलिटिकल पार्टी हो आप दोनों एनजीओ नहीं चला रहे हो, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए कह रहे हो। नहीं, निश्चित तौर मतलब पर आप नापो किसी की गर्दन और वो कटते वक्त हिला रहा है तो आप करें यार हिला रहा है, बताइए उसे ठीक से कटवा लेना चाहिए था। वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना, पॉलिटिकल पार्टी को जवाब तो देंगे। निश्चित तौर पे करना भी चाहिए उनको। सरकार बचाने के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से लगा के तमाम तरह से फड़फड़ाने का काम कांग्रेस कर रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कर रहे हैं लगातार, जिस प्रकार उसे आसानी से गिर जाने देना चाहिए सरकार। लगातार जिस प्रकार से सरकार नहीं गिर जाने दे रही, जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। देखिए प्रवीण जी, वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर सत्ताविहीन भाजपा हड़बड़ा रही है, फड़फड़ा रही है, षड्यंत्र कर रही है, लोगों को कहां से कहां उठा के ले जा रहे हैं, किसी को मिलने नहीं दे रहे हैं, सारी घटनाक्रम सामने है। अभी हमने 2 दिन पहले आदरणीय अध्यक्ष महोदय विधानसभा को एक डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन दायर की थी 6 मंत्रियों के खिलाफ। आर्टिकल 191 अंडर ब्रैकेट 2 10 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये प्रोविजन है कि वो जो 6 मंत्री हैं वो मंत्री हमारे कांग्रेस पार्टी की चुनाव सीट पर जीत के आए, विधायक बने, शपथ ली, मंत्री बने, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, सरकार गिराने के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ करने के साथ उन्होंने कहा कि वो उनके सरकारी हवाई जहाज तो छोड़िए, चार्टर्ड प्लेन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रोवाइड किए हुए, होटल, कब्जा सारा करके और दूसरे और एमएलए को साथ ले जाके उन्होंने एक तरह सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। रवि कुमार नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई गिव अप वाली स्थिति आती है कि जानबूझ के आप जीत के आए हैं और आप ऐसा माहौल बना रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आपको निकाल दे तो आपकी मेंबर से बनी रहे, और तो ऐसे में अध्यक्ष को अधिकार है कि पूरे कैंडिडेट को देखे और उनको अयोग्य घोषित कर सकता है, डिस्क्वालीफाइड कर सकता है। मुझे अभी मैंने जजमेंट देखा नहीं है, कारण अध्यक्ष महोदय ने क्या जजमेंट दिया है, उन्होंने इस्तीफा दिया, कल उन्होंने नोटिस भी दिया था, लेकिन मेरा कहना है हम लोगों ने जो पिटीशन दी थी डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन, उस पर भी निर्णय हुआ हो और इसी दिन उनको अयोग्य घोषित किया गया है, और ये उचित और बिल्कुल वैधानिक निर्णय है, इसमें कहीं को गुंजाइश नहीं है। अब दूसरी बात जो मेरे मित्र बार बार कह रहे हैं कि इनको क्यों मतलब कर रहे हैं, कमलनाथ जी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अरे मध्य प्रदेश के अंदर हमें प्रजातंत्र को जिंदा रखना है, हत्या नहीं करने देंगे हम प्रजातंत्र को, आप चिंता मत करिए। आप जिस फिगर की बात कर रहे हैं 228 से 6 गए, 222 बचे, 112 का आंकड़ा होता है, 113 का होता है आंकड़ा, तो ये मान के चलिए आपके पास 107 ही है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी हम ही है, बहुमत भी हमारा है। अब आप कैसे कह सकते हो कि आप बहुमत सिद्ध करिए? आप बहुमत सिद्ध करने वाले कराने वाले सर, आपकी संख्या कितनी बची है इसके बाद? हमारे पास में आज की तारीख में 114 आपके पास थे, 6 चले 108 और 7 115 है हमारे पास। 115 की संख्या है हमारी आज,
विधिवत रूप से हमें बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष द्वारा समर्थन दिया गया, समाजवादी पार्टी के द्वारा मुझे पता है, इंडियन व्यक्ति ने नहीं मुझे दिया पता, वन टू वन क्लेम करते थे कमलनाथ अक्सर। आज तक जब हमारा वो समर्थन कंटिन्यू है और हमारी संख्या 108 है, तो हम 115 पे खड़े हुए हैं और 115 आज की तारीख में 228 में संख्या बहुमत होता है हमें। ठीक है, एक बार राकेश पाठक, डॉक्टर पाठक का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर पाठक, आप वरिष्ठ पत्रकार, आप देख रहे हैं ये सब तमाम पूरा मसला। जो वकील साहब से मैं पूछ रहा था वो आपसे पूछूंगा कि क्या माहौल आपको लगता है कि कर्नाटक की तरह बनेगा, कोर्ट कचहरी ये सब बीच में आएंगे और उसके बाद तय होगा? आपको आसान लगता है फ्लोर टेस्ट? देखिए प्रवीण जी, निश्चित तौर पर आपने ठीक संकेत किया है कि अब धीरे धीरे स्थितियां मध्य प्रदेश की विधानसभा की जो हैं वो संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रही हैं। संविधान में अनुच्छेद 190 में स्पीकर को यह अधिकार है कि वो सदस्य के त्याग पत्र को इन पर्सन समक्ष में आने पर भी स्वीकार कर सकता है, और वैसे भी अगर भेजा गया है उसको किसी और माध्यम से संतुष्टि होती है, संतुष्टि विधानसभा अध्यक्ष की होना चाहिए। अनुच्छेद 190 ये कहता है। आज जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ने उन 6 मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर किए हैं, वो निश्चित तौर पर धीरे धीरे हम एक एक कदम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, कर्नाटक जैसे हालात होने जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब राज्यपाल की भूमिका पर भी प्रश्न आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्यपाल के पास जा रही है। आज भी उन्होंने मांग की कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए। मैं समझता हूं वकील साहब ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, जहां तक मेरे संज्ञान में है कि फ्लोर टेस्ट कब किया जाए इसका भी विशेषाधिकार, विवेकाधिकार स्पीकर के पास है। अगर मैं कर्नाटक में देखा हमने दोनों बार उन्होंने जी अनुच्छेद 179 में स्पीकर को कहा गया कि भाई आप जल्दी करें या कब करें, या आपके पास सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। अंततः राज्यपाल सीधे फ्लोर पर सदन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि आज व्हिप जारी कर दिया है कांग्रेस ने, इसलिए ये जो आशंकाएं थी कि 16 तारीख से जो सदन शुरू होना है, जो सत्र शुरू होना है, वो शायद येन केन प्रकारेण या कोरोना के बहाने से टाला जा सकता है, जिस तरह की हम और आप सोशल मीडिया पर अफवाहें देख रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर अफवाह नहीं, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने न्यूज 18 से कहा। अब वेब जी, तो इसका मतलब टल नहीं रहा सत्र। एक बात तो ये, अब सत्र नहीं टल रहा है, तो अब बीजेपी की जो दूसरी मांग है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के अभिभाषण से पहले फ्लोर टेस्ट कराया जाए, इसको लेकर वकील साहब ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई अनिवार्यता है कि राज्यपाल के अभिभाषण से पहले फ्लोर टेस्ट हो। सरकार की कोशिश होगी, जेपी धनोपिया साहब, इनकी पार्टी और कांग्रेस की ये कोशिश होगी कि पहले राज्यपाल का अभिभाषण हो, उसके बाद फ्लोर टेस्ट हो। और कमलनाथ बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ राज्यपाल जी और इनकी पार्टी को प्रतीक्षा करनी चाहिए उस दिन की जिस दिन सत्र शुरू हो। और अगर वो शोक वोक में पहला दिन निकलता है तो 17 तारीख को हो जाएगा, जो भी कुछ होना है आर पार। शोक वोक में पहला दिन नहीं निकलेगा, पहला दिन अभिभाषण की नियत है, तो मुझे नहीं लगता कि रूटीन के सत्र की तरह ये लोग हाँ, तो वो नहीं होगा, करेंगे। एक बार वकील साहब का रुख कर लेते हैं। पंकज दुबे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, मेरा एक सवाल और भी है, जो ये डॉक्टर पाठक जो जिस बात के लिए कह रहे थे उसके अलावा कि 2016 का जो एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का अरुणाचल प्रदेश के मामले में, उसमें उन्होंने कहा था कि स्पीकर और राज्यपाल दोनों एक तरह के संवैधानिक और स्वतंत्र जिम्मेदारी वाले पद हैं, तो राज्यपाल जो है वो मेंटर की तरह या गाइड की तरह डिक्टेट नहीं कर सकते स्पीकर को। तो फिर कैसे आपको लगता है क्या और प्रावधान बचते हैं या क्या होना होगा इसमें, आपको लगता है कानूनी तौर पर? जी, सुप्रीम कोर्ट का व्यू अपनी जगह है। इसको अभी विशेष परिस्थितियों को थोड़ा समझने की कोशिश करें। जैसा कि पाठक साहब ने कहा कि स्पीकर फाइनल अथॉरिटी है हाउस में कि किसके पास मेजॉरिटी है, किसके पास नहीं है और कब फ्लोर टेस्ट कराना है, इस बात को कहने के लिए। अब यहां परिस्थितियां भिन्न हैं। साल का पहला दिन है, राज्यपाल का अभिभाषण होना है, बजट सत्र है, और यहां सत्र शुरू होने के पहले एक पक्ष यह कहता है कि सरकार के पास में मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए सरकार की परिभाषा में नहीं आती है। ऐसी स्थिति में स्पीकर का रोल तब शुरू होता है यदि हाउस में यह बात कही जाती। यह बात हाउस में नहीं कही जा रही है, यह बात अलग से कही जा रही है गवर्नर के सामने कि आप अभिभाषण देने के लिए जाएंगे। गवर्नर गवर्नमेंट जो है वो फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट नंबर्स के साथ में नहीं है, तो गवर्नमेंट की परिभाषा में नहीं आती है, इसलिए पहले फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। अब जब भी ऐसा संकट आएगा जबकि हाउस नहीं चल रहा है, तो निश्चित रूप से गवर्नर हाउस ही इस बात को तय करेगा
कि किस दल के पास में पर्याप्त संख्या है, वह दल जो है उसको मौका दिया जाए कि वो प्रूव करे। और ऐसी स्थिति में गवर्नर ही कह सकते हैं जब तक कि हाउस नहीं शुरू होता है। जब एक बार हाउस शुरू हो जाता है तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, फिर गवर्नर नहीं कहेंगे कि आप संख्या प्रूव करिए कि ना करिए, फिर वहां वो नहीं कहेंगे। लेकिन जब तक हाउस नहीं है तब तक गवर्नर कह सकते हैं। और एक बार हाउस में नो कॉन्फिडेंस मोशन व्यक्ति या समूह के द्वारा लाया जाता है, तब वहां पर जो है स्पीकर साहब डिसाइड करेंगे कि कैसे प्रूव करना है कि नहीं करना है, इनको मौका देना है कि नहीं देना है। ये इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। तो दोनों की जो अथॉरिटी है वो कहीं ओवरलैप नहीं कर रही है, लेकिन परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं, इसलिए दोनों का रोल बनता है। ठीक बात है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की। वकील साहब, आऊंगा आपके पास। हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या ताजा अपडेट, क्योंकि यहां तो बिल्कुल पल पल बदल रहा है जो पूरा राजनीतिक माहौल है वो, तो अभी कोई ताजा अपडेट आपके पास क्या तय किया? और जैसे वकील साहब बता रहे हैं कि इसका उनके अगर मायने को मैं जितना समझ पाया तो फिर सत्र शुरू होने से पहले राज्यपाल महोदय को कोई डिसीजन लेना होगा, यानी आज और कल के बीच में। अनुराग, नेता राज्यपाल के पास पहुंचे थे, उसके बाद से ही राज्यपाल ने तमाम प्रशासनिक और कानून और जो संविधान के विशेषज्ञ हैं उनसे राय लेना शुरू कर दिया है। और उसके तहत ही राज्यपाल का अगला कदम होगा कि राज्यपाल क्या विधानसभा स्पीकर को इस बात के लिए निर्देशित कर सकते हैं या उनको प्रस्ताव भेज सकते हैं कि सरकार अपना फ्लोर टेस्ट विधानसभा के अंदर पहले पेश करे। इन तमाम मुद्दों को लेकर पहले तो वो पूरी राय ले लेना चाह रहे हैं और उसी के बाद राज्यपाल का कोई अगला कदम उठेगा। लेकिन जिस धारा 175(2) का हवाला बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिया गया है, उसमें साफ तौर पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि कोई भी निर्देश या कोई भी प्रस्ताव या सुझाव राज्यपाल विधानसभा को दे सकते हैं, जिस पर विधानसभा स्पीकर या सदन विचार कर सकता है। उस पर जल्द से जल्द विचार करने का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन यह विधानसभा के ऊपर निर्भर करेगा कि वो राज्यपाल के फैसले को लेकर किस तरीके से विचार करता है और क्या फैसला लेता है। इसका अधिकार क्षेत्र भी विधानसभा स्पीकर और विधानसभा के सदस्यों के ऊपर होगा कि वो इस पर क्या फैसला लेते हैं। यानी कि अभी भी गेंद यदि हम बात करें तो विधानसभा स्पीकर के पाले में शुरुआती तौर पर उन्होंने 6 उन विधायकों को विधायकी से निलंबित किया है, जिनके इस्तीफे विधानसभा स्पीकर के पास पहुंच चुके थे और जिनको मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर राज्यपाल बर्खास्त भी कर चुके थे। कोशिश इस बात को लेकर है कि जो गेंद जो हमारे खेमे से बाहर हो चुका है उनको तो बर्खास्त कर दिया जाए, लेकिन जो बाकी 16 से 17 जो विधायकों की संख्या बचती है जो बेंगलुरु में मौजूद हैं, जिनके इस्तीफे अभी भी विधानसभा स्पीकर के पास हैं, उन पर अभी विधानसभा स्पीकर ने फैसला नहीं लिया है। उनको मौका देने के मूड में पार्टी नजर आ रही है कि शायद वो पार्टी के खेमे में वापस हो जाए और यही कारण है कि उनके इस्तीफों पर अभी तक कोई विचार विधानसभा स्पीकर की तरफ से नहीं किया गया है। इसके पीछे हवाला इस बात का दिया गया है कि पहले 6 विधायकों को नोटिस जारी किया गया था, उनको मिलने का समय दिया गया, 2 बार उनको मिलने का समय दिया गया, वो दोनों बार उपस्थित नहीं हुए, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल जरूर होते रहे जो कि मर्यादा के खिलाफ है और इसी के चलते उन पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी विधायकों समझ गया, वो तो चाह भी यही रहे थे कि आप मुझे हटा दीजिए, हम इस्तीफा देना चाह रहे थे, तो मेरी समझ से वो चाह यही रहे थे और हुआ भी यही। मैं केवल ये समझूंगा आपसे और उसके बाद अपने पॉलिटिकल मेहमानों की तरफ जाऊंगा, राजनीतिक मेहमानों की तरफ, कि कांग्रेस कितनी कॉन्फिडेंट है। हम देख रहे हैं लगातार जो बॉडी लैंग्वेज है कमलनाथ जी का, वो भी बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ दिखता है। यहाँ स्टूडियो में जेपी धनोपिया बैठे हुए हैं, वो भी बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। तो कांग्रेस के कॉन्फिडेंट होने की वजह क्या है तब जब मैजिक फिगर सड़क के थोड़ा नीचे आ गया? अनुराग, बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए जिस तरीके की सत्ता और कुर्सी को लेकर जिस तरीके की बिसात बिछी और जिस तरीके की चालें चली जा रही हैं, उसमें अब जो है कांग्रेस का पलड़ा बीजेपी के मुकाबले जो शुरुआती तौर पर कमजोर लग रहा था, लेकिन अब वो उतना कमजोर रह नहीं गया, क्योंकि लगातार जिस तरीके के कदम विधानसभा स्पीकर के द्वारा उठाए गए, हालांकि वो संवैधानिक पद है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के विधायक भी हैं,
तो निश्चित तौर पर जिस तरीके की चालें अब चली जा रही हैं उससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि कमलनाथ सरकार भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि वो यदि फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है तो वो अपना बहुमत साबित कर देगी, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार सरकार और कांग्रेस में बैठे जो नेता हैं वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसी रणनीति बनाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, चाहे वो कानूनी विकल्प के तौर पर हो या फिर बेंगलुरु में बैठे विधायकों से बातचीत करने या संपर्क साधने को लेकर हो, या फिर अब उनको भोपाल बुलाए जाने को लेकर विधानसभा स्पीकर के नोटिस जारी करने को लेकर है। कल जो है विधायक दल की बैठक भी होनी है, 16 मार्च से विधानसभा का सत्र शुरू होना है और उससे पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों को व्हिप जारी कर दिया, यानी कि कोशिश लगातार कांग्रेस की तरफ से भी जारी है और शायद यही एक कारण है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और सरकार के तमाम मंत्री भी ये कह रहे हैं कि सरकार अभी पूरी तरीके से सेफ है, उसके पास पर्याप्त बहुमत है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई रणनीति मुख्यमंत्री कमलनाथ की जरूर है, जिसके कारण अब जो है कांग्रेस के नेताओं के जाहिर सी बात है है रणनीति दोनों की, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि दोनों में से कोई एनजीओ नहीं है, कोई उस तरह से काम नहीं कर रहा है, तो उन्हें वो घोर सियासी दोनों पार्टियां हैं, तो वो जितने विकल्प है उन सब विकल्प को जरूर तलाशेंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और जितने महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं वो सभी बने रहेंगे। आज हम प्रयास करेंगे कि जितने भी सवाल और जिज्ञासाएं दर्शकों के मन में हैं उसका जवाब आपको हम दिला सकें। तो बस थोड़े से अंतराल के बाद हम हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और सिंधिया जी नहीं जाते तो अगले 5 साल और चलती। हाँ सही बात। स्वागत है एक बार फिर से, बहुत खास मेहमान हमारे साथ बने हुए और जो सियासी हलचल चल रही है एमपी में लगातार, उसको लेकर बहुत सारी जिज्ञासाएं दर्शकों के मन में हम लगातार आपको अपडेट करा रहे हैं और न्यूज़ 18 आप देख भी रहे हैं लगातार। अभी जो है वो होगा क्या और होगा कैसे, हमने कोशिश की है कि उसके तसल्ली बख्श जवाब आप तक मिल सके, आप तक पहुंच सके। राजपाल सिसोदिया बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनका रुख करेंगे। राजपाल जी, इन्होंने मैजिक फिगर नीचे सरका दिया, अभी भी आपसे ज्यादा हैं ये, और जो मैजिक फिगर नीचे सरका तो जाहिर सी बात है कि अभी भी वो अपने सपा बसपा और निर्दलीय सहयोगी मिला के ये कह रहे हैं कि हम तो हैं भाई अभी बहुमत में 115 है, 115 बता रहे हैं, 115 क्लेम कर रहे हैं। कहने को तो फिर कैसे राजपाल कहेंगे कि आप अल्पमत में है, फ्लोर टेस्ट दीजिए? कहने को 115 है, ये कह सकते हैं, इनको कहने में अच्छा लग रहा है, पर वास्तविक में इनके पास कहाँ है। वे लोग कर्नाटक में बैठे हुए सिंधिया महाराज के साथ अलग हो गए हैं वो। ये लोग भी जो जिनका ये पत्र बता रहे हैं सपा बसपा, ये लोग भी, इन लोगों को भी सबको ये जयवर्धन सिंह जी पकड़ के लाए हैं दिल्ली से। अरे भाई लाए कौन लाया, कैसे लाया? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए साहब। फ्लोर टेस्ट जब होगा तो स्थिति सामने आएगी कि कौन अल्पमत में कौन बहुमत टेस्ट होगा क्या? निश्चित तौर पर होगा क्या? निश्चित तौर पर अल्पमत में ये सरकार आ चुकी है। अब असंवैधानिक तरीके से कैसे इस सरकार को बचाने के प्रयास सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के साथ हो, इसका एक ताजा और बेहतरीन उदाहरण कल हमने सबने भोपाल वासियों ने भी देखने का काम किया। कि किस प्रकार से 144 धारा तत्काल एयरपोर्ट पे लगाना, वहाँ लोगों को भेजना, पुलिस को भेजना, पुलिस के द्वारा किस प्रकार से जो है एक भय का वातावरण बनाना कि उन लोगों को मध्य प्रदेश की पुलिस की सुरक्षा पे ही भरोसा नहीं रहा और अंततः वो जो एमएलए सारे जो बेंगलोर के एयरपोर्ट तक आ चुके थे, वहाँ से उन्होंने फिर सीआरपीएफ की मांग करी, उन्होंने जो है सुरक्षा व्यवस्था की मांग करी, तो ये कर्नाटक के डीजीपी से मांग करी। एमपी की जो पूरी पुलिस इससे डर रहे हैं क्या बीजेपी? नहीं, बीजेपी के लोग नहीं डर रहे हैं, बीजेपी के लोगों को कोई मतलब भी नहीं उस चीज से। कांग्रेस के ही लोग डर रहे हैं, कांग्रेस के ही विधायकों को जो बेंगलोर में बैठे हुए उनको यहाँ की पुलिस पे भरोसा नहीं है, यहाँ की शासन व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, यहाँ के प्रशासन पे भरोसा नहीं है। वे यहाँ आने के पूर्व जो है सुनिश्चित अपनी सुरक्षा करना चाह रहे हैं। वो डीजीपी कर्नाटक से भी उन्होंने आवेदन देने का काम किया और जिस प्रकार से कल यहाँ देखने को मिला कि तत्काल जो है धारा 144 लगाना, वातावरण इस प्रकार का बनाना और कई जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है एकत्रीकरण पूरे शहर भर में जिस प्रकार का जमावड़ा होने का काम हुआ था, जिस प्रकार से एक भय का वातावरण बनाने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा और कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा किया गया बना रहे हैं और उसके बावजूद भी गवर्नमेंट जो है वो बचेगी नहीं, ये क्लेम कर रही है बीजेपी। देखिए प्रवीण जी, आपने सबने देखा
कि कल पूरे लोग जो कर्नाटक में बैठे हुए हैं एयरपोर्ट पे आ गए, बोर्डिंग कार्ड तक उनके तैयार हो गए, 3 घंटे एयरपोर्ट में बैठे रहे और वापस चले गए किसी रिसोर्ट में। क्या हुआ? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को वहां जाकर उनसे बात करना पड़ी। अरे इनका जिस प्रलोभन में उनको पकड़ के ले गए, जिस लालच में ले गए, वो सौदा पूरा नहीं हुआ। जो करोड़ों रुपए की राशि उनकी बकाया थी, वो उनको पेमेंट पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा सरकार गिरेगी उस दिन देंगे हम। वो खेल इनका बिगड़ा है। अब इनके उनको समझ में आ गया कि प्रीपेड के लिए परेशान है, ये परेशान है कि सरकार, वो कह रहे सरकार गिरेगी तब पैसा देंगे, वो कहते पहले तो पैसा। उस चक्कर में 3 घंटे के बाद आपके यहाँ प्रीपेड आएंगे कि पोस्ट पेड? मैं आपसे कह रहा हूँ हमारे ईमानदार का वो है, अगर ये बेईमानी के साथ लेके गए हैं वो ईमानदारी के साथ वापस आएंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। और दूसरी बात ये है, इनको भरोसा नहीं है। एक बात समझ लीजिए, जो अभी धनोजय जी को भरोसा नहीं है। धनोजय जी 2 तरह की बात कर रहे हैं, भाजपा की बात कर रहे हैं, 2 तरह की बात कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं उनके सदस्य है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं उनको पैसा नहीं मिला। तो आप सत्यता क्या है ये लाइए ना। आप क्या है, गुमराह कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता को। 2 तरह के मापदंड पे आप बात कर रहे हैं। कांग्रेस 2 तरह के मापदंड पे बात कर रहे हैं। एक तरफ आप मंत्रियों के और विधायकों के इस्तीफे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे साथ दोनों को रोकूंगा, माफ कीजिए, दोनों पॉलिटिकल हमारे मेहमानों को, राजनीतिक मेहमानों को पॉलिटिकल रोकूंगा। डॉक्टर पाठक वरिष्ठ पत्रकार है। डॉक्टर पाठक, ये जो नूरा कुश्ती है और ये जो क्लेम है, कॉन्फिडेंस है दोनों तरफ से। हालांकि एक तो ये अफसोस की बात है कि एमपी में से अवसर बने नहीं थे, अब बनने लगे, तो इसमें आपको लगता है कि अभी जो माइलेज है वो किसकी तरफ ज्यादा दिख रहा है? देखिए, ये जो दोनों तरफ से खेल चल रहा है, इसे माइंड गेम कहना ज़्यादा बेहतर होगा। दरअसल ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है। अब संख्या का मामला जब तय होगा तब फ्लोर पर होगा, लेकिन कमलनाथ का ये कहना कि हम 10 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, शिवराज सिंह और से लेकर राजपाल सिंह जी तक ये कहना कि सरकार अल्पमत में है, निबट जाएगी, हार जाएगी इत्यादि, तो अब चल रहा है माइंड गेम। क्योंकि सबको ये पता है कि अब जो समय जितना जितना लिंगर ऑन करते जाएंगे, कांग्रेस इस वक्त इसलिए एडवांटेज में है कि ये जो 6 आज इस्तीफे मंजूर कर लिए विधानसभा अध्यक्ष ने, इसके बाद का जो आंकड़ा बैरिस्टर साहब ने बताया, धनोपिया साहब ने, तो मैं उससे सहमत हूं कि संख्या के गणित में तो मामला अभी कांग्रेस के पक्ष में दिखाई देता है। राजपाल जी कह रहे हैं कि जो सपा बसपा के और निर्दलीयों को लेकर वे जो संदेह कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिखित में आ चुके हैं। अखिलेश यादव का लिखित पत्र है, मैं समझता हूं कांग्रेस के पक्ष में। हाँ बिल्कुल, और विधिवत मीडिया के सामने उन्होंने कहा भी, विधिवत उन्होंने मीडिया के सामने कहा है। और देखिए, नीतिगत आधार पर भी सपा बसपा फिलहाल बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, उनके लिए कांग्रेस की सरकार बचाए रखना उनके भी लाभ में है, एक बात। दूसरी बात, अब ये माइंड गेम कब जमीन पर उतरेगा, कितने दिन तक और लिंगर ऑन कर सकते हैं? आप खुद बता रहे हैं अनुच्छेद 172(2) में राज्यपाल निर्देश दे सकता है, 1 बार 2 बार कह सकते हैं, विधानसभा को संदेश भेज सकते हैं। अब कांग्रेस की जो रणनीति है, जो मैं समझ पा रहा हूं, वो इसे टालने की है। भले 16 तारीख को सत्र शुरू हो रहा है, उस दिन कितनी आपाधापी होगी, क्या होगा, हमने तमाम सारे अवसरों पर सदनों में देखा है किस तरह से कागज फेंके हैं, किस तरह। यद्यपि मध्य प्रदेश अभी अछूता है, वही मैंने कहा कि आपने बहुत अच्छी बात कही, और हम सब के लिए चिंता का विषय है ये कि मध्य प्रदेश जैसा राजनीतिक रूप से भी शांत राज्य, इस तरह की राजनीतिक उठापिटक, खरीद फरोख्त, चिट्ठी लिखी है आज अमित शाह को कमलनाथ जी ने, आपको स्मरण है, आज ही शाम को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, कल राज्यपाल को उन्होंने लिखा, उसमें हेडिंग में हॉर्स ट्रेडिंग लिखा है कमलनाथ। हाँ, सब्जेक्ट में हॉर्स ट्रेडिंग लिखा है। हाँ, सब्जेक्ट में। हाँ। तो आप सोचिए कि जिस राज्य में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग की परिभाषा में लाया गया हो, वहां ये हो रहा है, तो ये चिंताजनक बात है हम लोगों के लिए, नागरिक के तौर पर। इनकी लड़ाई सत्ता बचाने की लड़ाई है, लेकिन वो भी संवैधानिक प्रावधानों से ही हो। जिसे सच्चा बतानी है वो संवैधानिक, सत्ता बचानी है वो संवैधानिक प्रावधानों से परे न जाए। ऐसा न सदन में कुछ हो न बाहर हो। जिस तरह की बात धनोपिया जी कह रहे हैं कि एडवांस में पैसा नहीं मिला पूरा इसलिए नहीं, मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। दक्षिण में कई राज्यों में ऐसा होता रहा है और आज तक एक बार सिद्ध हुआ है, झारखंड मुक्ति मोर्चे वाले मामले में, शिबू सोरेन वाले में। अन्यथा तो ये मुहावरों में ही चलता है कि इतने पैसे दिए गए उतने दिए गए। एक बार दुबे साहब का रुख करते हैं, वकील साहब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी से शुरू से लेकर अब तक बहुत सारी उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी, कानूनी प्रावधान जो लोगों की जिज्ञासाएं रही होंगी उस पर भी बात की। वकील साहब, मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं कि जो क्लेम कर रही है कांग्रेस के, जो मैजिक फिगर नीचे आया और मैजिक फिगर नीचे आने के बाद और इन 6 मंत्रियों को हटाए जाने के बाद वो कंफर्टेबल है अपने सहयोगियों के साथ, यानी सपा बसपा और निर्दलीय के साथ, मैजिक फिगर से ज्यादा है। तो क्या ऐसी स्थिति में भी
अब उसे अल्पमत में मान के राज्यपाल ये कहेंगे कि बहुमत साबित करिए, क्योंकि जो मैजिक फिगर तय हुआ है, इतने 2 सीट खाली और 6 ये हटाए जाने के बाद, तो वो तो कहेंगे कि हम तो मेजॉरिटी में है। देखिए, गवर्नर हाउस की समस्या को समझिए थोड़ा सा। गवर्नर हाउस के सामने ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया है गवर्नर साहब के सामने जिससे यह पता चले कि अमुक पार्टी के पास में मैजिक नंबर नहीं है और उसके विपरीत अमुक पार्टी के पास में मैजिक फिगर है। ऐसी स्थिति अभी तक नहीं आई है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि इलस्ट्रेशन में विचित्रता यह है कि एक पक्ष जाता है, कहता है दूसरे पक्ष के पास में नंबर नहीं है, मैजिक फिगर नहीं है। वो ये नहीं कहता हमारे पास में है, वो ये भी नहीं कहता कि इनके पास में किस कारण से नंबर्स नहीं है। तो ऐसी स्थिति में गवर्नर को समाधान करने के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनको समाधान होना चाहिए इस बात का, उनको संतुष्टि होनी चाहिए कि सरकार के पास में संख्या नहीं है। लेकिन सरकार के पास में संख्या नहीं है, इसका कोई एविडेंस नहीं है, और जो इसकी प्रक्रिया है वो तो फ्लोर पे है, हाउस के अंदर ही देना होगा। लेकिन ये भूल भी जाए हम लोग कि परसों कोई सत्र होने वाला है, मान लीजिए सत्र बहुत आगे होना होता और ऐसा संकट आता, तो क्या दूसरा पक्ष गवर्नर साहब के पास में नहीं जाता और कहता कि साहब इनके पास में संख्या नहीं है, हमारे पास में है, या यही कहता कि इनके पास में नहीं है? तो यह बड़ा नेचुरल सा है कि एक दूसरा पक्ष जो ये मानता है कि सरकार के पास में संख्या नहीं है वो कभी भी जाएगा। ये तो यहां जो कोइंसिडेंस है कि परसों से जो है वो सत्र होने वाला है और राज्यपाल का अभिभाषण है, अदरवाइज वैसे भी जाती बीजेपी और ये कहती कि साहब हमारे पास में संख्या है या नहीं है, जो कहना होता, परंतु सरकार के पास में नहीं है। लेकिन गवर्नर के सामने ये एक अजीब प्रश्न है कि जब हम क्लेम भी नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास संख्या है और फिर भी हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास में संख्या नहीं है, तो ऐसे में निर्णय कैसे ले? तो उनको समाधान करने के लिए उनके जितने भी सारे डेवलपमेंट्स हैं वो देखने होंगे, कितने लोगों ने इस्तीफा दिया, किसका इस्तीफा एक्सेप्ट हुआ, संख्या पूर्व में किसके पास कितनी थी, अब वो समर्थन में, अब ये सब जितने समर्थन है ऑफ रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में तब आएंगे जब फ्लोर टेस्ट होगा। तो ये उनके लिए भी एक अजीब सा क्वेश्चन है। लेकिन देखना यह है कि कल तक वो कोई निर्णय लेते हैं कि नहीं लेते हैं इस बात पे। नहीं निर्णय लेते हैं तो ये सारा स्पीकर के सामने जाकर के रुकेगी बात। हाउस शुरू होगा, हाउस जैसे नॉर्मली चलता है वैसे चलेगा, उसके बाद में स्पीकर के सामने यदि बात आती है, कोई मेंबर कहते हैं कि साहब हम नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, तो स्पीकर डिसाइड करेंगे कि नो गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस में है कि नहीं है। लेकिन अभी की ये समस्या तो इसी तरह की है जैसा कि आप कह रहे हैं, और जैसा कि पाठक साहब कह रहे हैं कि ये विचित्रता है और ये बड़ी बात है मध्य प्रदेश की कि मध्य प्रदेश में ऐसा कभी हुआ नहीं जो अब हो रहा है। जी वकील साहब, हमारे सहयोगी अनुराग लगातार हमारे साथ जुड़े। पहले मैं उनको शुक्रिया बोलूंगा क्योंकि बहुत लंबे वक्त से वो हमारे साथ जुड़े हुए और लगातार बदलते घटनाक्रम में ये जरूरी है कि वो घटनाओं पर नजर रखें और मोबाइल रहें, घूमते रहें। बहुत उन्हें इंगेज करने में हो सकता है खबरों का नुकसान हो। अनुराग, बहुत धन्यवाद आपका। दूसरे सहयोगी हमारे शरद श्रीवास्तव, उनका रुख करेंगे, बीजेपी कवर करते हैं। शरद, आप देर से जुड़े लेकिन वकील साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण वो जानकारियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्लेम ही नहीं किया इस पूरे मसले में कि बीजेपी के पास नंबर्स कितने हैं, ये जरूर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास नंबर कम है। दूसरा, जेपी धनोपिया कह रहे हैं कि मैजिक फिगर सड़क के नीचे आ गया और मैजिक फिगर जो हुआ है उस मैजिक फिगर से ज्यादा संख्या उनके पास अभी है, मतलब उनके सहयोगी और सपा बसपा मिला के। बीजेपी की रणनीति में चाहता हूं या बीजेपी से क्या इनपुट आपके पास शरद? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं पंकज जी जो सीनियर एडवोकेट हैं, मैं उनकी बात सुन रहा था और काफ़ी हद तक ये बात सही भी है। देखिए बीजेपी की रणनीति और जो मौजूदा स्थिति बनी है उसको 2-3 तरीकों से अगर समझ लें तो आज की तारीख में किसी भी पार्टी के एक भी विधायक भोपाल में मौजूद नहीं है। ना बीजेपी के 107 विधायक हैं, वो भी नहीं है। अगर नरोत्तम मिश्रा, शिवराज, इन लोगों को छोड़ दें तो ज़्यादातर मनेसर में है। कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी भोपाल में नहीं हम नेता मानते हैं, विधायक नहीं मानते। कमलनाथ जी भी नेता हैं। हाँ जी। तो बाकी जो सिंधिया समर्थित 22 विधायक है वो भी भोपाल में नहीं है।
तो अगर एक पक्ष ये कह रहा है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि सरकार के पास बहुमत है, तो उसको सामने लाने का, उसको प्रमाणित होने का कोई तो एक साधन होना चाहिए। अब वो साधन क्या हो सकता है, जैसा कि पंकज जी कह रहे थे, वो बात तो सिर्फ फ्लोर पे ही तय हो सकती है या राजभवन में जो विधायक है उनकी परेड कराई जाए, अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है तो। ये दो ही तरीके हैं जिससे बहुमत होना या ना होना साबित हो सकता है। जहां तक बात बीजेपी की है, तो बीजेपी की रणनीति के तहत नेता प्रतिपक्ष गोपाल बनने के पहले होती परेड। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव हमारे साथ जुड़े हुए थे कुछ वक्त पहले, उनसे हमने बातचीत की। वो बात सही है कि नहीं हो सकती, लेकिन अगर ऐसी स्थितियां बनी कि आखिरकार वो कहां है विधायक, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि 22 विधायक तो हैं ही नहीं और सामने भी नहीं आए हैं, तो ये सारी स्थितियों को क्लियर करने के लिए ये हो सकता है कि आज रात तक, जो राजभवन के सूत्र भी बता रहे हैं कि आज रात तक या कल बीजेपी की रणनीति जानना चाहूंगा शरद में आपसे। बीजेपी की प्लानिंग, बीजेपी के कॉन्फिडेंट होने की वजह, हमने कांग्रेस के कॉन्फिडेंट होने की वजह भी अनुराग से पूछी, बीजेपी के कॉन्फिडेंट होने की वजह। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं वही बता रहा था कि जो राजभवन की ओर से जो व्यवस्था दी जाएगी, बीजेपी अभी उस बात को देख रही है और उस बात का इंतजार कर रही है कि आखिरकार राजभवन की ओर से क्या कहा जाता है, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि जो फ्लोर टेस्ट है वो राज्यपाल के अभिभाषण से पहले हो, और इसी की मांग को लेकर वो राजभवन गए थे, बाकायदा पूरा प्रतिनिधिमंडल मिला। तो बीजेपी की रणनीति ये है कि वो पहले ये देखेगी कि राजभवन की ओर से या राज्यपाल की ओर से क्या व्यवस्था दी जाती है, और फिर अगर ज़रूरी हुआ तो उनके जो विधायक हैं उनको अगर तय होता है कि फ्लोर टेस्ट होना है तो फिर उनके जो विधायक हैं उनको भोपाल लाया जा सकता है। एक बार रुक कर लेते हैं राज्यपाल जी का। राज्यपाल जी, ऐसे तो नहीं लग रहा कि जल्दबाजी कर दी, या फिर अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं हमारी स्कीम जो है वो फुल प्रूफ है, हमसे चूक नहीं हुई है और ये सदन में साबित हो जाएगा? नहीं, हमारी कोई स्कीम ऐसी नहीं है। हम तो सीधी सीधी बात ये कर रहे हैं कि हमने एक आशंका व्यक्त करने का काम किया और एक नोटिस में लाने का काम किया महामहिम के सामने जाकर कि जो वर्तमान में जो सत्ता पक्ष है वो सत्ता अल्पमत में आ चुकी है, और सत्ता के दर्पण के रूप में, सत्ता के मुख्य रूप से जो राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण होता है, वो अभिभाषण सत्र के पूर्व जो होता है वो सत्ता का दर्पण होता है एक तरीके से। जब सत्ता ही अल्पमत में है तो वो फिर किसके दर्पण के रूप में वहाँ पर अभिभाषण होने वाला है, तो हमने ये बात रखने का काम किया है। अच्छा, जो जेपी धनोपिया कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो हम मैजिक फिगर के तो पास हैं, हम बल्कि ज्यादा है मैजिक फिगर। धनोतिया साहब तो कांग्रेस के प्रवक्ता, तो यही बात कहना पड़ेगी उनको और ये कहना भी चाहिए उनको, परंतु वास्तविकता ये है कि इनके 22 विधायक जो है, जो सिंधिया जी के समर्थक है, वो इनके पास में नहीं है, वो सत्ता के साथ में नहीं है। उनके इस्तीफे स्पीकर साहब के पास पहुंच चुके हैं, उसमें से 6 इस्तीफे आज स्पीकर साहब ने स्वीकार भी करने का काम कर लिया, उनको निष्कासित करने का काम भी कर दिया है। जो भी कार्रवाई करना है उन्होंने 6 लोगों के अगेंस्ट कर दी है। बाकी 16 लोगों को उन्होंने क्यों छोड़ा है, ये भी पूरे हम सब लोग समझ रहे हैं कि क्यों छोड़ा है उन्होंने, क्या उनकी प्लानिंग है। ठीक है, वो अपना काम करेंगे, पर संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्हें वही करना चाहिए जो संविधान सम्मत हो, जो प्रक्रिया के तहत हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार बचाने के लिए या सरकार का बहुमत साबित करवाने के लिए कोई भी संवैधानिक संस्था ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे कि मध्य प्रदेश का जो हमारा एक संवैधानिक स्ट्रक्चर है वो काले अक्षरों में उसका नाम लिखा जाए। इसलिए हमने मांग करने का काम किया है, इतनी सैद्धांतिक और हमने मांग करने का काम किया है, अच्छी बातें, बिल्कुल इतनी सैद्धांतिक, बिल्कुल हमने अच्छी बात ही करने का काम किया है। कांग्रेस में एक बहुत सारी उंगलियां आप पर भी उठ रही हैं साहब, बहुत सारी उंगलियां आप पर उठ रही हैं, सूत्रधार हो आप लोग इसके। नहीं ऐसा नहीं है प्रवीण जी, बिल्कुल आपके माध्यम से सिसोदिया जी को बधाई देता हूँ कि कम से कम ये तो मान रहे हैं काले अक्षरों से प्रजातंत्र कलंकित हो रहा है। कांग्रेस के 22 विधायकों को किडनैप करके उनके इस्तीफे लाने वाला कौन बताइए? भूपेश सिंह कौन है? कांग्रेस के लोगों के इस्तीफे कौन ला रहे हैं और बता नहीं रहे कहां पर है? जब एक मनोज चौधरी विधायक के पिताजी उसे मिलने जाते हैं तो पुलिस हम मार पीट कर उनको भगा देती है। ये किडनैपिंग नहीं है तो क्या है? आदरणीय कमलनाथ जी ने बड़ा जड़ेगा रूप से महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन किया है, हम फेडरल टेस्ट को तैयार है सदन में, एक हमारे 22 विधायकों पर खड़ा तो करिए। आप कहाँ है वो, किस परिस्थिति में है? और 6 लोगों का जो स्थिति थी वो सामने आ गई, उनको बात नहीं आए। अब आप बाकी लोगों के लिए आप ले आइए और करा लीजिए फ्लोर टेस्ट। और दूसरी बात, अभिभाषण पर होगा फ्लोर टेस्ट, बजट पर होगा फ्लोर टेस्ट, राज्यसभा की वोटिंग में होगा फ्लोर टेस्ट। आप चिंता क्यों कर रहे हो? लाइए ना उन लोगों को, घबरा क्यों रहे हो? क्यों? इन्हें डर है कि इनका काम बिगड़ चुका है, इनके पास से चिड़िया उड़ गई है, अभी कुछ नहीं है। आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का काम हो चुका, वो बन गए सांसद,
और उनका जैसी महिमा है, उनकी जो हिसाब उनका सेटल हुआ है, अभी अप्रैल में मंत्री बन जाएंगे वो केंद्र में, उनका हिसाब किताब, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, मैं तो हूँ ठाठ में। ये स्थिति उन्होंने मध्य प्रदेश में कर दी। ग्वालियर चंबल से ही हमारे साथ डॉक्टर पाठक हैं, वो ग्वालियर चंबल से ही उनकी पृष्ठभूमि है, जहां का जिक्र इन्होंने कर दिया धनोपिया जी ने, सिंधिया जी की पूरी सियासत वही है। डॉक्टर पाठक, एक लंबा वक्त जो है वो बिताया बीजेपी का विरोध करते हुए इन तमाम लोगों ने, अभी भाजपा में आ जाएंगे, मतलब ये कहा जा रहा है कि यदि इस्तीफा दिया मतलब वहां शामिल होंगे, इतनी ग्राह्यता हो जाएगी तत्काल, आपको लगता है इनका भविष्य क्या है? सिंधिया जी का तो दिख रहा है वो तो मंत्री बनेंगे पक्का। देखिए प्रवीण जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। धनोपिया जी ने ठीक कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तो नामांकन भरते ही राज्यसभा के सदस्य हो गए, प्रथम वरीयता का उनका चूंकि नाम है, और जो बीजेपी का दूसरा कैंडिडेट है वो खतरे में है, क्रॉस वोटिंग होती है, कब क्या होता है उसका पता नहीं, लेकिन वे तो राज्यसभा में पहुंच जाएंगे जिस दिन वो मतदान होगा। और निश्चित तौर पर इतने बड़े दल बदल के बाद उनका जो सौदा तय हुआ होगा भारतीय जनता पार्टी से, मंत्री पद से कम, उसमें केंद्रीय मंत्री पद से कम तो कुछ होगा ही नहीं। उस सौदे में यह भी शामिल रहा होगा कि जो उनके साथ लोग छोड़ेंगे, मंत्री और विधायक, उन सबको टिकट भी दिए जाएं सबको। जो मंत्री हैं, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उन्हें मंत्री भी बनाए जाए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जिस खतरे की ओर आपने संकेत किया प्रवीण जी, उन्हें उपचुनाव लड़ना पड़ेगा। अब तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो गए, उपचुनाव में जाएंगे, उसका समय सीमा कुछ है। कर्नाटक के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक गया था मामला, लेकिन चलिए वो 3 महीने बाद या 4 महीने बाद भी उपचुनाव में गए। मैं बार बार एक सहज सवाल पूछ रहा हूँ कि जो लोग जीवन भर बीजेपी का विरोध करके बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को चुनाव हराकर सदन में आए, विधायक बने, मंत्री बने, और अब वे कमल के निशान पर चुनाव लड़ने जाएंगे, तो क्या सचमुच इतना आसान होगा? कार्यकर्ताओं से लेकर, संगठन से लेकर आम वोटर तक ये स्वीकार्यता सहज नहीं होगी। सबसे बड़ा खतरा होगा उस प्रत्याशी से जिसे चुनाव हराकर प्रभु राम चौधरी मुदित सेजवार को हराकर आए। गौरी शंकर सेजवार के पुत्र क्या अपना राजनीतिक जीवन समाप्त कर लेंगे? दोबारा प्रभु राम को बीजेपी के टिकट पर, लाल सिंह आर्य, रणवीर जाटव को जिताने के लिए काम करेंगे, प्रद्युम्न सिंह के लिए जयभान सिंह पवैया काम करेंगे। उस दिन देखिए आदर्श में शरद ने भी बोली थी बात, बिल्कुल जी जी, उस दिन शरद ने भी कहा। मेरा कहना कि राजनीति इतनी आसान, इतनी सीधी सच्ची नहीं होती। अंततः जाकर जब जनता के बीच में इन लोगों को जाना होगा तो इन्हें अपने कार्यकर्ताओं को भी जवाब देना पड़ेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे पास है जो कानून से जुड़ा हुआ है। हम एक बार और पंकज दुबे साहब का रुख करेंगे। पंकज जी, आप अपनी वकालत में व्यस्त रहते होंगे तो शायद आपको सूचना नहीं होगी, या हो सकता है आपको पता हो। ये क्लेम कर रही है बहुत लंबे वक्त से कांग्रेस के इनके 2 समर्थक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग एक बार और डिवीजन में किया, यानी एक तरह के फ्लोर टेस्ट में किया, और वो जाके जुड़ गए मैहर वाले नारायण त्रिपाठी और एक कोल, शरद कोल। वो भी रिजाइन कर चुके हैं स्पीकर के पास, और ये सुनने में आ रहा है, जो सोर्सेस हैं टॉप के, वो कह रहे हैं कि बाकायदा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में किया, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है। तो क्या उनका इस्तीफा भी एप्लीकेबल हो सकता है पंकज जी, यदि पहले दे गए होंगे तो भी? जी हाँ, उनका भी इस्तीफा एप्लीकेबल हो सकता है यदि पहले दिए गए। लेकिन अभी देखना यह होगा कि स्पीकर ने उनके रेजिग्नेशंस को माना है कि उसको पेंडिंग रखा है। उसकी वास्तविकता, उसके फैक्ट्स क्या हैं देखने पड़ेंगे। यदि उनको पेंडिंग रखा है और वो फ्लोर टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो उसकी सूरत दूसरी होगी, और यदि उसको पेंडिंग रखते हुए यदि वो फ्लोर टेस्ट में आ जाते हैं तो सूरत बदल जाएगी। तो ये देखना होगा कि अभी उनके पेंडिंग रखा है कि उसको उस पर कोई, यदि मान लीजिए कि अभी सार्वजनिक किया नहीं, वकील साहब उसे सार्वजनिक किया नहीं, तो हम कह भी नहीं सकते कि उस समय उन्हें माना या नहीं माना, लेकिन क्लेम जरूर कर रही है कांग्रेस कि उनके इस्तीफे उसी वक्त हो गए। मान लीजिए फ्लोर टेस्ट की नौबत आए और अचानक स्पीकर कहें कि भाई आप एलिजिबल नहीं है क्योंकि आप तो रिजाइन कर चुके हैं आप दोनों, तो ऐसी स्थिति बन सकती है क्या आपको लगता है, माने कानूनी तौर पर? नहीं, रेजिग्नेशन पे पहले डिसीजन लेना होगा। ऑन द फ्लोर यदि कोई एमएलए पार्टिसिपेट कर रहा है हाउस के अंदर, तो वो तभी कर रहा है जब वो मेंबर है, तो उनके इस्तीफों पे डिसीजन पहले लेना होगा, फ्लोर टेस्ट बाद में होगा। तो फ्लोर टेस्ट होने के पहले स्पीकर साहब को यदि उन्होंने रेजिग्नेशंस दिए हैं तो उस पर डिसीजन लेने पड़ेंगे, और वो ले लेंगे, वो लेने ही होंगे। ठीक है, एक प्रवीण जी इसमें कुछ ऐड ऑन कर दो। जी बताइए। नारायण त्रिपाठी और शरद कोल के मामले में प्रवीण जी जो आपने सवाल पूछा, एक अंतर है कि उस वक्त जो मत विभाजन हुआ वो एक तरह से
अनौपचारिक फ्लोर टेस्ट जैसा हो गया, उसे फ्लोर टेस्ट डिवीजन है, वो डिवीजन है, तो उसको हम लोग पारिभाषिक रूप से फ्लोर टेस्ट नहीं कह सकते। लेकिन अब अगर वे सदन में होंगे, निश्चित तौर पर व्हिप तो बीजेपी भी जारी करेगी। अरे सर, मैं ये सवाल कर ही रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस क्लेम कर रही है, और मेरे जो सर्वोत्तम संज्ञान है उसके मुताबिक कांग्रेस क्लेम कर रही है कि वो ऑलरेडी इस्तीफा जाके दे चुके हैं 2-4 दिन पहले स्पीकर के पास। फिर ये कांग्रेस के पक्ष में आएगा। तीन लोगों के इस्तीफे आ चुके हैं और उनकी यही डिपेंड कर रहा है स्थिति क्या है, तो संख्या और कम हो जाएगी। वही संख्या, और ये तो मैजिक फिगर से और नीचे सरक जाएंगे। यही मैं वकील साहब से पूछना चाह रहा था, मुझे नहीं पता किस डेट में स्वीकार किया है, क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं था। मैं तो कांग्रेस के टॉप के सोर्सेज के हिसाब से बता रहा हूं कि ये, और इन्होंने तो पैसे के दम पर 22 लोग खरीदा है। हमारे पास तो भाजपा के 10 लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के टच में है डायरेक्ट। आप देखिए सही, भारतीय जनता पार्टी जरूरी है कि शरद अगर ऐसे हालात बने तो आपको बीजेपी की तैयारी क्या दिखती है? शरद यही तो हम आरोप लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए बीजेपी अभी तो आश्वस्त दिख रही है इस बात को लेकर के उसके जो विधायक हैं वो उसके पास है, लेकिन जो बात आपने कही है बिल्कुल सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी भी है, और इससे पहले भी सीएम कमलनाथ ये कह चुके थे कि उनके संपर्क में भी कुछ विधायक हैं बीजेपी के जो उनके संपर्क में भी हैं। तो अगर मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति आती है और फिर अगर वो पाला बदलते हैं तो फिर निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक परेशानी का सबब होगा। हमने देखा है कि जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था तो नारायण त्रिपाठी जो मैहर से विधायक हैं वो लगातार सीएम हाउस के चक्कर लगा रहे थे। हालांकि उस वक्त भी उनके इस्तीफे को लेकर कई तरीके की अटकलें चलती रही, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि वो स्पीकर के घर में जाने के हमारे पास शॉट है। हाँ बिल्कुल, वो स्पीकर के घर गए, फिर उसके बाद वो सीएम हाउस गए। रात को करीब 12:30 से 1 बजे के आसपास भी वो सीएम हाउस में उस दौरान में रहे हैं। तो और जैसा आपने कहा भी कि कांग्रेस की ओर से तमाम तरीके के दावे किए गए हैं। और एक और बड़ी बात है कि जिस दिन जो विधायक बीजेपी के जब विधायकों को भोपाल से पहले दिल्ली और फिर दिल्ली से मनेसर भेजने की कोशिश की जा रही थी एयरपोर्ट से जब प्लेन रवाना होने वाला था। अपडेट अपने दर्शकों को दे दूं कि अब जो सिंधिया समर्थक जो वहां बचे हुए विधायक बेंगलोर में उनको शिफ्ट किया जा रहा है, जिस रिसोर्ट में वो थे वहां से शिफ्ट किया जा रहा है। तो जो जेपी धनोपिया साहब कह रहे थे कि ये अब बीजेपी डरी हुई है या फिर बीजेपी की रणनीति हो सकती है, मसला जो भी हो, लेकिन एक जो नई खबर है अभी की तत्काल की वो ये कि जिस रिसोर्ट में सिंधिया समर्थक विधायक जो बचे हुए, इनके बर्खास्तगी के बाद वाले 6 हटाए जाने के बाद जो बचे हुए थे उनको किसी और रिसोर्ट में शिफ्ट किया जा रहा है। ये एक नया अपडेट है। शरद हाँ बिल्कुल, और इससे पहले जो मैं बात बता रहा था, इजाजत देता है ये एक स्क्रीन पर हम ये जरूर दिखा देते हैं कि सिंधिया समर्थक विधायकों को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबने अपने स्तर पर बहुत अच्छे से वैल्यूएट किया और पंकज जी ने बहुत अच्छे तरीके से कानूनी क्या क्या मसले हो सकते हैं उसे समझाया। सारे मेहमानों का शुक्रिया। और अब ये वक्त बता देगा, बहुत आने वाले कुछ घंटे ही बता देंगे कि यहां इस पूरी लड़ाई में बीजेपी आगे पहुंचती है या कांग्रेस। सोमवार को इसी खास मुद्दे पर संभवतः और खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।